टू नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम समझने जाएंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और आपको अगर फील्ड समझ में नहीं आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ओके गॉट इट। तो वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होता क्या है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? फील्ड का मतलब क्या है? एक रीजन, राइट, एक स्पेस। फील्ड मतलब क्या है? एक रीजन या स्पेस। तो आपको पता है जैसे कोई भी मास होता है बेटा, जैसे अर्थ है अपनी, है ना, प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट होता है अपने अराउंड में क्या क्रिएट करता है बताओ? एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, राइट। कोई भी प्लैनेट होगा अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है? वो फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी मास है, अर्थ हो गया, अब अर्थ अपने अराउंड क्या क्रिएट करके रखते हैं बेटा? अर्थ अपने अराउंड क्रिएट करके रखती है एक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। यू कॉल दैट एज व्हाट? यू कॉल दैट एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, यू कॉल दिस एज ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही क्या होता है, कोई भी चार्ज होगा बेटा, कोई भी चार्ज, और अर्थ के पास क्या बेटा? मास। ऑल्दो अर्थ सब कुछ क्रिएट करता है, ठीक है, बट अगर हम एक छोटा मास लें, कोई भी छोटा सा मास, जैसे ये हो गया मेरा पेन, पेन में भी मास है, ये भी अपना क्या क्रिएट कर रहा होगा? फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। ऑल्दो इसकी फील्ड क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी, बट क्रिएट करेगा ये, है ना, अपना फील्ड क्रिएट करेगा। वैसे ही क्या बेटा, हम कोई एक चार्ज लेते हैं, कोई भी चार्ज स्पीशी है, वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है। वो क्या क्रिएट करेगी अपने अराउंड में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता है मास तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो हमारा जो बेटा ये चार्ज है वो दो वैरायटी का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फील्ड भी दो तरीके से क्रिएट करेगा। जब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे फील्ड क्रिएट करता है? हमेशा डायरेक्टिंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है, ये हमेशा अवे फील्ड क्रिएट करेगा। बट अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो कैसी फील्ड क्रिएट करेगा? इनटू इट, ऐसे फील्ड क्रिएट करता है, वो अपनी तरफ खींचता है, ऐसा हम मानते हैं। इट्स एक्चुअली इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, बट आपको फील है कि क्या होता है? जैसे अर्थ अपने राउंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है, वैसे ही चार्ज क्या क्रिएट करेगा? अपने राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? आप ध्यान से देखो। इट इज एन इमेजिनरी रीजन और फील्ड प्रेजेंट अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू विच अनदर चार्ज विच इज केप्ट इन दिस रीजन एक्सपीरियंस द फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? एक इमेजिनरी फील्ड ऑफ लाइन। दिखता तो है नहीं हमको, है ना, ये फील्ड वगैरह कहाँ दिखता है? ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं देखेगा, आप उसको फील कर सकते हो। जैसे अगर मैं पेन को यहाँ पे छोड़ दूं, अपने आप नीचे जाएगा, राइट। तो ये हम क्या इसका इफेक्ट देख रहे हैं ना, वी कांट सी एक्चुअली द फील्ड, बट एक्चुअली वी कैन फील दैट, है ना। वैसे ही क्या बेटा, इट्स एन इमेजिनरी फील्ड प्रेजेंट अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू व्हिच अनदर चार्ज व्हिच इज केप्ट इन दिस रीजन। तो जैसे यहाँ पर देखो, कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, ये अब ये अपना क्या क्रिएट करेगा? फील्ड। क्या क्रिएट करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा, राइट, अपना फील्ड क्रिएट करेगा। अब कोई एक और चार्ज है जो इसके फील्ड के अंदर आ गया। किसके अंदर बेटा? इसके फील्ड के अंदर आ गया, तो ये अपना फील्ड क्रिएट कर रहा था। अब ये जो चार्ज है वो क्या आ गया? इस फील्ड के अंदर आ गया। तो व्हाट विल हैपन देयर कि इस पे क्या लगने लगेगा? इस पे क्या लगेगा बेटा? फोर्स फील करेगा ये। अब डिपेंड करता है ये चार्ज कैसा है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? पॉजिटिव चार्ज, जो अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव हो गया तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा बेटा? अवे। कैसा लगेगा? अवे। मतलब ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये वाले चार्ज को क्या करेगा? पुश करेगा, राइट, इट विल पुश अवे, है ना। बट फोर्स तो फील हुआ। हमको मेन क्या मुद्दा है? हमारा मेन मुद्दा है बेटा फोर्स फील होना चाहिए। अब यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरफ सपोज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बट इसमें भी तो फोर्स लगा, राइट। इसमें रिपल्शन फोर्स लगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। और इसमें क्या लगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स लगा। तो आप समझ गए, आपको फील आया कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फीलिंग आई कि नहीं आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? इट्स अ रीजन, है ना, इट्स अ रीजन क्रिएटेड बाय द एनी चार्ज
which is filled by another charge, which is filled by another charge in the form of electrostatic force. Basically जो फोर्स है उसका नाम होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप ये सब 12th में ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, 12th क्लास में इसको डिटेलिंग में पढ़ोगे पूरा, आप चार्ज वगैरह लेके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन वगैरह भी हम करते हैं, बट हमारे को बस डेफिनेशन समझनी है 10th में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितने तरह के चार्ज होते हैं और उसकी डेफिनेशन वगैरह ही जाननी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा वो इसी को समझने के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होगा तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसके डेफिनेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो यू विल नाउ फील इट मच बेटर, है ना, आपको थोड़ा रिलैक्सिंग लगेगा, ठीक है। अभी देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है ना, बट समझ नहीं आया मुझे, है ना, कोई तो वैसे भी इंग्लिश है डेंजरस अगेन, ठीक है, फिजिक्स से इसका प्रॉब्लम है हमको डेफिनेशन समझने में, क्योंकि थोड़ी बड़ी डेफिनेशन भी है, तो इसको हम स्प्लिट करके समझते हैं बेटा। देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या मानते हैं बेटा, एक चार्ज रखा है बहुत दूर, क्या रखा है बेटा, बहुत दूर, और इस चार्ज को हम क्या ले लेते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट का मतलब होता है 1, क्या होता है बेटा 1। तो एक कूलम का चार्ज उतनी दूर पे रखा है इंफिनिटी पे, है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, और ये चार्ज अपना क्या क्रिएट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ये जो चार्ज है ये अपने राउंड क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे क्या करना है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, सब बताओ। वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मैं किसी बॉडी में अगर फोर्स लगाता हूं तो क्या डेवलप हो जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर तो हम क्या बोलते हैं, हमने क्या किया, वर्क कर दिया। क्या कर दिया, वर्क का मतलब एनर्जी। बेसिकली जो भी आप वर्क कर रहे हो, पसीने बहा रहे हो, वो कहाँ एनर्जी के फॉर्म में तो जा रही है, राइट। तो अब देखो बेटा, अगर ये चार्ज, ये एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इसके फील्ड में आ जाए, किसके फील्ड बेटा, इसके फील्ड में आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो ये इसको इधर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। अब जब इसको रिपेल कर रहा है ना, ये प्लस इस 1 कूलम को क्या कर रहा है, अपने फील्ड से बाहर फेंक रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, हमको मतलब फोर्स लगा के इसके पास लेके आना पड़ेगा, राइट। तो हमको अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी ये इसके पास आएगा, वरना क्या होगा, ये उसको रिपेल करके भगा देगा, है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस। क्या हो रही है बेटा, डिस्प्लेस हो रही है। तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है और ये बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो वर्क डन हो रहा है ना, क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हो रहा है, राइट। और ये जो वर्क डन हुआ है वही किसके, वो क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका मतलब समझ में आया, इन्फिनिटी पे जो हम वर्क डन लेते हैं बेटा, जीरो क्या लेते हैं, एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो के बराबर। क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या है, ये 1 कूलम चार्ज जिसके इन्फ्लुएंस पे है ही नहीं, इट्स वेरी फार अवे, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो जीरो के बराबर उसको लेंगे। जैसे जैसे आप इसको पास लेके आओगे फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब आपको भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, इसको आपको धक्का देना पड़ेगा, है ना। तो धक्का देंगे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसमें एनर्जी स्टोर करवा रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो यहाँ पर आप देखो ए पॉइंट पे लेके मैं आ गया, कहां से, इंफिनिटी से ए पॉइंट पे मैं इस 1 कूलम चार्ज को लेके आ गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे बेटा, VA। क्या बोल देंगे, VA इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो भी आपने वर्क किया है
जो भी आपने इस चार्ज को यहाँ पे लगाना वर्क किया है वो किसमें हो गया स्टोर बेटा, पोटेंशियल के फॉर्म में। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, एक तरीके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया बेटा, एनर्जी हो गई। जो भी आपने वर्क किया है यहाँ पे अपनी एनर्जी खर्च करी है वो किसमें स्टोर हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने तक को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर देखो कोई एक चार्ज है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं ना, एक चार्ज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं हम, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल ए है और इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, कुछ बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, राइट। और हम फिजिक्स में डिफरेंस को किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा से। किससे लिखते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज। तो एक पर्टिकुलर चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है ना, तो ये दोनों पॉइंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस था, उस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 था, तो हम ये इलेक्ट्रिक रीजन के बाहर है, वो जब 1 कूलम इन्फिनिटी पे था तो क्या था बेटा, इस रीजन के बाहर था। बट ये ए और बी पॉइंट क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज को मूव करा रहे हैं ए से बी पॉइंट। तो इसीलिए क्या डिफाइन होता है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा, वोल्ट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा पोटेंशियल की, वोल्ट। आपने सुना होगा वोल्टेज, सुना है कि नहीं सुना है, वोल्टेज वर्ड हमेशा सुना होगा आपने, राइट। तो यही है वो, ठीक है। उसकी वोल्ट ही क्या होती है, हमारी एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। और इसको हम लिखते हैं वी से। किससे बेटा, वी से। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो अब यहाँ पर देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टडी करते हैं अभी। तो आपने कभी देखा है कि ओवरहेड, सपोज हमारे पास 2 टंकी है बेटा, या 2 टैंक है, जिसमें दोनों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। 2 टैंक में क्या भरा हमारे पास, पानी भरा। लेट्स सपोज वी हैव दिस, और हमने क्या किया, यहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दिया बेटा, इनमें क्या कनेक्ट कर दिया, एक पाइप कनेक्ट कर दिया है, और दोनों में पानी भरा हुआ है। तो बताओ ये दोनों क्या बेटा, हम क्या बोलेंगे, इनके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ओवरहेड टैंक के पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हम क्या बोलेंगे, दोनों सेम पोटेंशियल में। किसमें बेटा, दोनों सेम पोटेंशियल में, राइट, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे रखा है, तो दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल में। तो कोई भी चीज अगर सेम पोटेंशियल में है तो क्या वाटर फ्लो होती है ऐसे, यहाँ नहीं जाएगी, राइट। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर, राइट, नो फ्लो ऑफ वाटर। तो क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बेटा, है ना, तो कभी भी पानी फ्लो नहीं होगा। आपको पता है चीजें कहां से फ्लो होती है, हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है। अब मैं जस्ट इनके हाइट में थोड़ा डिफरेंस ला देता हूं बेटा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस ए टैंक को और बी टैंक के में क्या लाते हैं, थोड़ा हाइट में डिफरेंस लाते हैं। ओके, तो अब क्या होगा देखो, अब हम करते हैं इसको कनेक्ट। अब हम करते हैं बेटा इसको यहां से कनेक्ट, इस पाइप से कनेक्ट करते हैं, देखो। तो अब क्या होगा कि हमने क्या किया बेटा, इसको कनेक्ट कर दिया है, ओके। तो ये वाले पाइप को हमने ऐसे कनेक्ट किया है, ओके। तो अब क्या होगा बताओ, यहां अगर आपने पानी भरा बेटा, तो क्या होगा, अपने आप पानी कहां से कहां फ्लो होगा, इस वाले टैंक ए से टैंक बी में अपने आप पानी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल किसी चीज में है तो वो हमारे काम के लिए है ना, क्योंकि उसमें से क्या होगा, और उसमें से कोई चीज फ्लो नहीं हो रही है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस के वैसे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, राइट। वैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, बैटरी, तो जो बैटरी है वही तो हमको क्या देती है, पोटेंशियल। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल को
सोचो सेम पोटेंशियल पे बना दे, क्या बना दे बेटा, सेम पोटेंशियल पे, और अब तुम इसमें से कुछ लगा दो, जैसे कुछ बल्ब वगैरह लगा दो, क्या बल्ब जलेगी? बल्ब कभी भी नहीं जलेगी, क्योंकि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ना होने से वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दो बैटरी के, हमको कौन सी डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है बेटा? बैटरी। इट्स द बैटरी एक्चुअली दैट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बैटरी जो होती है बेटा हमको क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर हम दोनों बैटरी को सेम पोटेंशियल बना दें तो क्या करंट फ्लो होगा? कभी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा आपने देखा होगा राइट कि एक हाई पोटेंशियल पे बनाया जाता है बैटरी को और एक लो पोटेंशियल पे, ठीक है। एक हाई पोटेंशियल पे होता है और एक क्या होता है बेटा? एक लो पोटेंशियल में होता है। तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है बेटा? अपने आप करंट होता है हाई से लो की तरफ फ्लो। करंट क्या होता है बेटा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ फ्लो होता है, राइट। तो करंट फ्लो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो करंट कहां से फ्लो होगा बेटा? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, ये इसका डायरेक्शन होता है। तो हमने अभी देखा कि V = W/Q, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल भी तो वही होगा कि चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो होता है बेटा हमारा जूल, क्या होता है? जूल में, है ना, आपने पढ़ा होगा 9th में, इसकी असाइनमेंट होती है जूल और इसकी यूनिट तो आपने अभी भी पढ़ी, कूलम। क्या होती है बेटा? कूलम, ठीक है। क्या होती है? कूलम। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, तभी क्या होगा? करंट फ्लो होगा किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप, है ना? हाउ विल यू डिफाइन दिस 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? अच्छा, 1 वोल्ट, तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। तो ये चीज 1 कब बनेगी? जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करोगे 1 कूलम चार्ज में, है ना। सो व्हेन, ओके लेट्स राइट डाउन दिस, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in bringing 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, right? 1 coulomb of charge to a point in an electric field, to a point in an electric field, right? To a point in an electric field, ठीक है। तो ओके, गॉट इट। तो 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन वी डू 1 जूल ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 वोल्ट। क्या बन जाएगा? 1/1 क्या बनेगा? 1 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें वो बोलता है कि डिफाइन करो इसको, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट टेकन दिस क्वेश्चन। अभी आप देखो न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कि V = W/Q या फिर delta V = delta W/Q. Okay, well let's do this question. Find the potential at a point if 10 joule of work is done in bringing 2 coulomb of charge. तो देखो फिजिक्स में भी अभी बता आपको मैंने जो निकालना क्या बेटा? हमको पोटेंशियल, और हमको क्या दिया? वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन दिया 10 जूल, और चार्ज कितना दिया हुआ है? तो हमको चार्ज है बेटा 2 कूलम। आपको फॉर्मूला पता है V = W/Q, सिंपल, यू कैन जस्ट पुट द फॉर्मूला W/Q। तो W/Q हो जाएगा बेटा 5 वोल्ट, सॉरी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 वोल्ट। ओके, तो पोटेंशियल विल बी 5 वोल्ट, गॉट इट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज at a point having potential of 80 वोल्ट। अब इस बार हमको क्या निकालना है बेटा? इस बार हमको निकालना है, अब जरा ध्यान से देखो, इस बार हमको वर्क डन निकालना है। तो हमारे पास पोटेंशियल होता है W/Q। तो अगर आप मैथमेटिक्स के आप जीनियस हो तो W = क्या होगा? V × Q। क्या हो जाएगा बेटा? V × Q। और पोटेंशियल कितना दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? पोटेंशियल कितना दिया बेटा? 80। और चार्ज कितना दिया हमको? चार्ज दिया हुआ है 10। तो कितना आंसर आएगा बेटा? 800 जूल्स। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स। क्या होती है बेटा? जूल, सिंपल, राइट। आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप इसको ट्राई करो पॉज करके, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, तो 2 पॉइंट है A और B, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है वो दिया बेटा 100 वोल्ट। क्या दिया बेटा? 100 वोल्ट दिया हुआ है ना। और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, हमको B पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में A और B।
ठीक है। आप ए से बी क्या लेके जा रहे हो बेटा, चार्ज को लेके जा रहे हो। ए पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता, बी पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 100 वोल्ट। क्या है, 100 वोल्ट है। गॉट इट, 100 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ओ सॉरी, अच्छा यहाँ पे शायद हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक्चुअली में 100 वोल्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 100 वोल्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट 100 वोल्ट एक्चुअली। ओके, सो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड बी इज दिस, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया बेटा, व्हाट इज गिवन टू यू, एक्चुअली इट इज गिवन कि 50 जूल ऑफ वर्क इज डन ब्रिंगिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज। तो पहले आप क्या निकालोगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, चेंज इन वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन 50 और डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है बेटा कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। फाइनल पोटेंशियल क्या है, बी पर है, और इनिशियल पोटेंशियल किसमें बेटा, ए पर। तो क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए, और वीबी माइनस वीए कितना आ गया हमारा, 5। कितना आ गया बेटा, 5 के बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास वीबी कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। क्या दे रखा है बेटा, तो यहाँ पे आप 10 रख दो, ठीक है। वीबी विल बी 10 वोल्ट, तो 10 माइनस और वीए निकालना है इक्वल्स टू 5। आप इसको ट्रांसपोज कर दो, तो वीए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा, 5 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, गॉट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पहले हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन अगर आया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का दे दिया, दूसरे पॉइंट का पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पर ये यूज करके निकालेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये आपको कुछ कुछ सर्किट्स के, जैसे हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं, उनका कुछ कुछ सिंबल तुमको पता होना चाहिए। सेल का सिंबल ये होता है बेटा, है ना, ये सेल होता है प्लस माइनस, यू नो दिस। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो इसमें एक से ज्यादा सेल लगे होंगे तो बैटरी है, जैसे इसमें 2 लगे हो सकता है 4 लगे हो, ठीक है। ये वाला हमारे पास वायर ज्वाइंट, अगर 2 वायर को आप ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसे डॉट से दिखाया जाता है उसको। ये वाला देखो फोर्थ वाला बेटा, ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब एक के ऊपर से वायर गई बट कॉन्टैक्ट नहीं हो, मतलब हमने जोड़ के नहीं उसको लिया है, वो ऊपर से चला गया है ना, मतलब ज्वाइनिंग नहीं किया हमने, तो वो है हमारे पास वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। ये बेटा रेजिस्टेंस, आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, तो जैसे आप देखो हर सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, वैसे क्या होता है हर वायर में या हर पर्टिकुलर मेटल में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन की तरह समझो, ठीक है। अब जैसे हर सरफेस का फ्रिक्शन अलग होता है, वैसे ही हर वायर या मटेरियल क्या अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ये बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर हमको रेजिस्टेंस वेरिएट कराना है या वेरिएबल रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करना सर्किट में, तो ये सिंबल होता है। मतलब इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हमको अलग अलग चाहिए होगा सर्किट में, डिपेंडिंग ऑन की करंट को कितना कंट्रोल करना है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, तो उसके लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा ये स्विच के लिए इस्तेमाल होता है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। इसके जैसा एक और सिंबल होता है, ये होता है ओपन स्विच का, ये भी होता है हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास होगा बेटा क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच के लिए हम या तो ये वाला पर्टिकुलर चीज यूज करेंगे, जैसा डॉट बना दिया क्लोज स्विच, या तो क्लोज स्विच के लिए ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वाला यार, ठीक है। तो दोनों इस्तेमाल किया जाता है। अमीटर क्या करता है बेटा, करंट को मेजर करता है। क्या करता है, करंट को मेजर क्या करता है, अमीटर, उसका सिंबल ये होता है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को, ओके। एंड द लास्ट इज बल्ब। तो बल्ब आप देखो, बल्ब मतलब जो बल्ब आप लगाते हो घर में, वही बल्ब है ये। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। कि आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए सिंबल फॉर्म सर्किट्स में हम कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर कंपोनेंट्स लाइक बल्ब एक्सेट्रा एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी along which an electric current flows is called करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा, एक सेल, बैटरी, स्विच, रजिस्टर, बल्ब, ये सब लगा दो आप और उसको क्लोज कर दो। क्या कर दो, क्लोज। जिसमें क्या क्या फ्लो हो रहा है, करंट। क्या फ्लो होता है बेटा, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स मूव ऑन।
नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी आप रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, देखो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर और एनी कंडक्टर। कोई भी वायर या किसी भी कंडक्टर क्या है, ये प्रॉपर्टी है जो क्या करता है बेटा, उसको अपोज करता है, किसके, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। अब जैसे देखो रेजिस्टेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो किसी सरफेस में फ्रिक्शन ही ना हो, यू कैन नॉट इवन वॉक, है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, हमको वॉक करने में हेल्प करता है। वैसे ही क्या होता है बेटा, अगर सोचो किसी वायर में रेजिस्टेंस ना हो तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट अगर किसी कंपोनेंट से चला गया तो फूक जाएगा, काम हो जाएगा उसका, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर डिवाइस से अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। तो अलग अलग डिवाइस होते हैं, आपको पता है अलग अलग करंट की वैल्यू पे चलते हैं। तो जो डिवाइस कम करंट पे चलते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट उससे अपने आप कम आने लग जाएगा। ओके गॉट इट। ऐसा यूनिट ऑलरेडी वी नो दिस, ओम इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो OHM ओम, या फिर ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है ओमेगा। ये एक्चुअली ग्रीक सिंबल है, उसको पढ़ते बेटा ओमेगा। तो अगर कोई वायर है हमारे पास तो इस वायर का आप कैसे लिख सकते हो रेजिस्टेंस, या तो आप लिख सकते हो 2HM OHM, तो ये भी ओम है, या फिर आप इसको लिख सकते हो बेटा 2 ओम, है ना। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, बट जनरली हम वो इस्तेमाल करेंगे। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार। Okay, next is very important factors affecting resistance of a wire. तो वायर क्या बेटा, जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन सरफेस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना, कि एक पर्टिकुलर सरफेस है उसका फ्रिक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। वैसे ही क्या होता है हमारे पास रेजिस्टेंस भी एक पर्टिकुलर वायर का क्या होगा, फिक्स होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि पोटेंशियल को बढ़ाने से या घटाने से या करंट को बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस बेटा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस कब चेंज होता है वो हम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, तो पहला फैक्टर होता है लेंथ पे। किस पे बेटा, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर या लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर या बोल सकते हो लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर, अब आप ऐसे समझो कि रेजिस्टेंस एक मॉन्स्टर की तरह। किसकी तरह समझो बेटा, रेजिस्टेंस इज लाइक अ मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर है। अब ये क्या कर रहा है, देखो करंट हमारा हीरो है, करंट को समझो हमारा क्या है बेटा, हीरो है। हीरो को कौन पकड़ना है, मॉन्स्टर पकड़ना है। अभी जरा ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास एक थोड़ी सी लंबी वायर है, एक लॉन्ग लेंथ की वायर ऐसे कुछ, और एक क्या बेटा थोड़ी छोटे लेंथ की वायर है। अब सपोज करंट हमारा हीरो है, इसके अंदर बैठा है मॉन्स्टर। बेटा मॉन्स्टर क्या है, रेजिस्टेंस इज आवर मॉन्स्टर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या बेटा हमारा मॉन्स्टर है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी करंट है, ये रेजिस्टेंस हमारा मॉन्स्टर, रेजिस्टेंस हमारा क्या बेटा मॉन्स्टर है। अब सोचो कि किसमें करंट पकड़ा जाएगा, ज्यादा चांसेस किसमें है कि करंट पकड़ा जाएगा, बताओ। करंट के ज्यादा चांसेस बेटा इस वाले में पकड़ा जाएगा, सेकंड वायर में, क्योंकि अगर करंट यहाँ से बच के चला भी गया, यहां से करंट बच के चला गया, तो मॉन्स्टर के पास, मॉन्स्टर मतलब रेजिस्टेंस के पास क्या है, फिर से चांस है कि वो करंट को क्या कर ले, वापस से पकड़ ले, क्या कर ले, वापस से पकड़ ले। लेकिन इसमें देखो, इस वाले में करंट अगर बच के निकल गया बेटा यहाँ से, अगर ये बच्चू यहाँ से बच गया, ये करंट यहाँ से बच गया, तो उसके पास ज्यादा चांस होंगे कि वो क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। क्या कर जाए, एस्केप। मतलब रेजिस्टेंस की पावर क्या होगी, कम होगी, है ना। रेजिस्टेंस की पावर क्या होगी, कम हो गई। इसका मतलब क्या बेटा, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द वायर। क्या बोल सकते हो बेटा, लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड फैक्टर होता है बेटा इसका एरिया। क्या होता है, एरिया। तो अगर पर्टिकुलर, अब फिर से वैसे समझो मॉन्स्टर आ गया, फिर से अब मॉन्स्टर आया, अब एक थोड़ा मोटा वायर लेते हैं और एक क्या लेते हैं बेटा, सेम लेंथ का पतला वायर। ठीक है, सेम लेंथ का पतला वायर लेते हैं। अब देखो वायर 1 में किसमें ज्यादा चांस है करंट निकल जाएगा, बताओ। तो ये हमारे पास करंट आई है और ये करंट आई है, यहाँ पर बैठा हुआ है मॉन्स्टर रेजिस्टेंस और इसमें बैठा हुआ है मॉन्स्टर। ये पतला वायर है, तो पतले वायर से बताओ ज्यादा चांस है कि रेजिस्टेंस क्या कर ले, इसको कैच कर लेगा, हीरो को, मतलब करंट को पकड़ लेगा। इसमें देखो ये जो रेजिस्टेंस है, द मॉन्स्टर हियर, है ना। अब देखो ये इसका मुंह क्या है, इसका जो इसका जो वायर का थिकनेस है ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट के पास क्या है, ज्यादा चांसेस है एस्केप करने। क्या बेटा, मोर चांसेस, मतलब करंट की पावर बढ़ गई और रेजिस्टेंस पावर क्या होगी, कम हो गई। इस वाले केस में रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई, इसका मतलब एरिया कम होता है बेटा। अगर एरिया हम क्या करते हैं, कम कर दे, तो रेजिस्टेंस पावर क्या हो रही है,
बढ़ रही है। और अगर एरिया विड्थ अगर हम बढ़ा दें, मतलब एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ऑब्वियसली कि किस मटेरियल का आपने वायर चूज किया है। जैसे सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वी हैव दिस नेक्स्ट वी हैव दिस जो थर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो नेचर ऑफ द मटेरियल हम क्या बोल रहे हैं बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि पर्टिकुलर किस मेटल की आप बात कर रहे हो। तो इसको हम मेजर करते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी एक यूनिट होती है, रो से लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स। क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, अच्छा इसको पढ़ते बेटा रो, ये भी ग्रीक सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है रो, RHO, रो, है ना। और ये किसको डिनोट कर रहा है, रेजिस्टिविटी को। हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट कहां पर बेटा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हटा दें तब नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये सब किस में बात हो रही है बेटा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर मटेरियल के फिक्स। तो जिसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी उसका ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। क्या होता है बेटा, रो। चौथा फैक्टर जो होता है हमारे पास बेटा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो जब रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी तो क्या होगा, चेंज होएगा। तो हम जब भी बात करते हैं बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ता है। तो कभी आपने देखा है, सपोज हमारे पास एक वायर है, हमारे पास क्या बेटा, वायर है, लेट्स सपोज वी हैव दिस वायर। अब इसको तुम हीट करो, क्या करने लग जाओ, हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ। तो क्या होता है, वायर जो होता है वो और क्या होता है, स्ट्रेच होएगा। स्ट्रेच होने से क्या होता है, वायर का जो लेंथ है बेटा वो बढ़ेगा। लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, बट उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम। अभी हमने देखा, तो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब ये सब हम कंबाइन कर लेते हैं और एक हमारे पास फॉर्मूला जाएगा बेटा, R इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान देखो, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा हमारे पास, L, और R इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो आ जाएगा L/A, और इसको में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं जब भी फिजिक्स में, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी, जिसको आप पढ़ चुके हो, है ना। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, रो L/A, क्या हो जाएगा, रो L/A। ए क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये पाई r स्क्वायर की बात कर रहे हैं बेटा, सिलेंडर का एरिया मत निकाल देना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया हम किसके निकालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला जाता है। R क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, गॉट इट। रेजिस्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। L क्या बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस पर्टिकुलर चीज की लेंथ कितनी है ना, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस पे एक एनसीईआरटी पे छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता नहीं है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। कैलकुलेशन होता है इसमें, लेंथ दिया रहेगा, रो दिया रहेगा, आपको एरिया निकालना हो सकता है, आपको रेडियस गिवन हो, बट आपको ध्यान रखना सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। ओके, गॉट इट। तो ये हमारे पास होता है बेटा रेजिस्टेंस, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ओम्स लॉ पे बेस बहुत सारे एग्जाम में क्या आता है बेटा, पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखते हैं बेटा, उसके बाद इसको डिटेलिंग में करते हैं और उस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो एट अ पर्टिकुलर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है। अब यहां पर भी देखो हम बेटा किस पे बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है,
कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या बेटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, तो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिख सकते हैं, या तुम अभी के लिए वी मान लो, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से ही हम अज्यूम कर रहे हैं, बट अभी हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया पोटेंशियल हमारे काम का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो होगा, तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है। तो बुक्स में जनरली वी यूज करता है ना, तो वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वो यूज कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है बेटा हमारे पास करंट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से प्रोपोर्शनली साइन हटती है बेटा, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर। देखो ये कांस्टेंट है ना, अब जरा ध्यान देखो मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट, वो पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता, तभी तो इसको आप बोलते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या बेटा हमारे पास ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या ओम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ओके। तो कांस्टेंट है इसका मतलब डिपेंड नहीं करेगा। आर इज एक्चुअली रेशियो ऑफ क्या बेटा वी बाय पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट, आर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट, समझ में आपको। तो अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे बेटा तो करंट भी तो बढ़ेगा, यही तो है लॉ कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब रेशियो क्या रह जाएगा कांस्टेंट, क्या रह जाएगा बेटा, अगर एक चीज बढ़ रही दूसरी चीज भी उतनी ही बढ़ रही है तो रेशियो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, जो इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, टेम्परेचर पे, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ होता है बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर, जो हम बार बार याद करने के लिए यूज करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें क्या होता है बेटा कोई भी दो चीज आपको दे दी गई है ना, और एक कोई तीसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमको बेटा जैसे यहाँ पर देखो, सपोज हमको किसी पोटेंशियल 10 वोल्ट दिए और एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया 2 एम्पियर 2 ओम, कितना दे रहा है 2 ओम। अब यहाँ से पूछे कितना करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से, कितना करंट, तो हम ये यूज करेंगे। तो आई की वैल्यू क्या है V बाय आर, राइट, I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो आई V कितना है बेटा जल्दी बताओ, V हमारे पास 10 है और R है 2, नाउ वी गॉट दिस 5 एम्पियर, राइट। तो इससे कितना, इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा 5 एम्पियर। तो हम इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको कोई पोटेंशियल दे दे, रेजिस्टेंस दे, करंट निकाल सकते हैं, या आपको करंट और रेजिस्टेंस दे तो आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। आई होप दिस इज ओके, ठीक है। इसका एक ग्राफ होता है बेटा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ग्राफ में कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है y एक्सिस में और करंट ले लिया है x एक्सिस में, तो अगर आप ध्यान से देखो हमने इसको y में लिया है, तो y इज इक्वल्स टू कैसा टाइप का ग्राफ होगा इसका, देखो mx है ना, x किसको लिया है करंट को x डायरेक्शन में लिया है, m यहाँ पर r क्या बेटा कांस्टेंट है, r क्या होता है, तो m क्या होता है स्लोप होता है ना, y इज इक्वल्स टू x, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना बेटा, ये आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, y इज इक्वल्स टू x, तो स्ट्रेट लाइन बनती है, इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी देखो। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन करके ग्राफ बनता है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल मैंने कहा लिया है बेटा y एक्सिस में, करंट कहाँ लिया है x एक्सिस में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसमें tan थीटा निकालो बेटा, क्या निकाल लो, एक पर्टिकुलर देखो अलग अलग वैल्यूज पे आपको ये क्वेश्चन में ऐसे करके पूछेगा, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आपको दे देते हैं। सपोज यहाँ पर देखो 0 है, 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 वोल्ट, ये आगे बेटा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड। आपको पूछेगा इस क्वेश्चन बेटा इसका रेजिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, एक पर्टिकुलर वायर है जिसका हमने ओम्स लॉ यहाँ पे प्लॉट किया, मतलब पोटेंशियल और करंट V वर्सेस I के ग्राफ हमने क्या किया, प्लॉट किया। फाइंड द रेजिस्टेंस, क्या करना बेटा आपको, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस केस में, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस होता है क्या बेटा V बाय I, क्या होता है V बाय I। किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल को आप पकड़ लो, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल को आप पकड़ लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है, लास्ट वाला ले लो, लास्ट वाला हम ले लेते हैं। तो लास्ट वाले में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 20, कितनी है बेटा 20, और उसी का करंट कितना है 8 एम्पियर, कितना है बेटा 8। हमेशा ध्यान रखना कभी भी 20/4 या 20/6 ऐसे नहीं करेंगे, आप जो वोल्टेज ले रहे हो उसी का क्या लेना है आपको, करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू को लेना है, ओके गॉट इट। तो यहाँ पर जो आ जाएगा बेटा 2.5 एम्पियर, करंट कितना आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम, वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल्स टू 2.5
ओम। ओके गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ये रिवर्स कर देता है बेटा। यहाँ पर जैसे मैंने V वर्सेस I लिया है, वो I वर्सेस V लिख देगा। तो जब I वर्सेस V में आप ये कैलकुलेट करोगे तो 1/R आएगा। क्या आएगा बेटा 1/R। मैं एक एग्जांपल इसका करा दे रहा हूँ, देखो। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसा करके दे दिया, I वर्सेस V दे दिया। तो अगर आप इस बार ऐसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ तो सेम रहेगा, बस आप ध्यान रखना यहाँ पे बेटा, यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे ना ये वैल्यूज I वर्सेस I बाई V, तो V बाई I तो क्या होता है R, लेकिन I बाई V क्या होगा बेटा 1/R। क्या होगा 1/R। तो इस बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 1/R मिलेगा, है ना। आपको क्या करना है रेसिप्रोकल, क्या करना है बेटा, तो आप वैल्यू कैलकुलेट करके उसको क्या कर दोगे रेसिप्रोकल। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर हमेशा आपका फोकस चेक करेगा और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करेगा। तो कभी कभी क्या होता है उल्टा आपको दे देगा। ओके सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ वायर connected through a resistance of a wire having 20 ohm। अगेन बहुत इजी है, आप निकाल सकते हो बेटा। हमको क्या दिया है V दिया है, R दिया है, I निकालना है। यू नो दिस I is equals to V by R। तो V हमारे पास 10 और ये 20 हो जाएगा 0.5 एम्पियर। क्या आ जाएगा बेटा करंट 0.5 एम्पियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ऐसे वाले सर्किट को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जिसमें क्या दिया होता है एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस। क्या दिया बेटा एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस दिए, राइट। R1 R2 दिया हुआ है। अब अगर हमको एक से ज्यादा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा इसमें, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या है आप सोचो जरा। एक से ज्यादा रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या है कि आप जब फॉर्मूला लगाओगे V is equals to IR, तो इसमें कौन सा R रखूंगा, राइट, विच R शुड आई पुट इन द फॉर्मूला। यहाँ पर तो दो R है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये दो को एक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंसेस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ विल वी डू दैट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइंडिंग R इक्विवेलेंट, या फिर बोलते हैं कि फाइंडिंग R इक्विवेलेंट, या क्या बोल सकते हैं हम कि फाइंडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इनको कंबाइन कर दो। क्या कर दो बेटा कंबाइन। तो इन दो कॉम को एक बनाना है, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तभी हम क्या कर पाएंगे बेटा ओम्स लॉ में यहाँ पर रख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड R इक्विवेलेंट। क्या करना बेटा आपको, यहाँ से R1 R2 से क्या बनाना है R इक्विवेलेंट। तो उसको कैसे बनाते हैं तो लेट्स स्टडी, और इस क्वेश्चन में फिर वापस हम आते हैं। तो हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, अदर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंसेस ऐसे लगे होते हैं एंड टू एंड, ऐसे करके रेजिस्टेंसेस लगे होंगे R1 R2 और R3। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा बेटा तो क्या होता है, इसमें से सेम करंट जाएगा। इसका मतलब R1 से भी सेम करंट जाएगा, R2 से भी सेम करंट जाएगा और R3 से भी सेम करंट जाएगा। गॉट इट। तो R1 से भी सेम करंट, R2 से भी सेम करंट और R3 से भी सेम करंट जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर तो करंट के पास दूसरा रास्ता है नहीं, अगर वो करंट यहाँ इंटर हो गया है तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बेटा, है ना, वो सेम करंट जाएगा, बट पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में बेटा करंट सेम होता है बट पोटेंशियल क्या होता है अलग अलग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है बेटा, I इज सेम बट अगेन पोटेंशियल इज डिफरेंट बेटा। हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा अलग अलग। क्या होगा बेटा अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, ऐसे करके लगा होगा, तो पैरेलली लगे होंगे रेजिस्टेंसेस, ऐसे करके क्या लगा होगा रेजिस्टेंसेस हमारे लगे होंगे। सपोज R1 है, R2 है और R3 है, और यहाँ पर ऐसी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा पैरेलल लगे हुए हैं सर, मतलब एक के बाद एक पैरेलली एक दूसरे से। तो यहाँ पर होता क्या, देखो जैसे यहाँ पर करंट I आए, इफ करंट I इज कमिंग हियर, वो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से I1 जाएगा, देखो करंट जैसे यहाँ पे पहुंचेगा बेटा उसके पास तीन रास्ते हैं। करंट के पास क्या है, करंट के पास तीन रास्ते हैं, कौन कौन से,
करंट जैसे यहाँ आएगा I1 I2 और I3 में क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड क्या हो जाएगा। ऑल दो आगे चल के वो मीट करेगा, देखो जैसे I1 वापस आएगा, I2 आएगा, वापस मिलके क्या बनाएगा बेटा, I ना, I ही तो डिवाइड हुआ था, I1 I2 I3, वापस आके क्या बन जाएगा I, और ये फिर से बैटरी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा बेटा, करंट अलग होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्या होगा, इसमें पोटेंशियल सेम होगा, है ना। करंट इज डिफरेंट, पैरेलल में क्या होता है बेटा, करंट इज डिफरेंट बट क्या बेटा, पोटेंशियल इज सेम। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल सेम होएगा और करंट क्या होगा बेटा, अलग। क्या होगा, अलग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सीरीज का और पैरेलल का। सीरीज में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, इन तीनों को मुझे एक बनाना है, तो इन तीनों को एक बनाने का क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब क्या कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। ऐड करके क्या कर लो, एक वायर पे कन्वर्ट कर लो। ऐड करके क्या कर लो, एक वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं बेटा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, 1 बाय R इक्विवेलेंट। ओके, तो ये क्या है बेटा, किसी दो रेजिस्टेंसेस के लिए वैलिड है। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 3 लगा है तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है वो क्या करेगा बेटा, ये सब कैलकुलेट तो कर लेगा, वो रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखो तो हम ये आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहे हैं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना, दिस इज 1 बाय आर इक्विवेलेंट। तो आखिरी में क्या होता है, जो भी आंसर आया वो बच्चा वही लिख देता है, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या करना बेटा, उसको रेसिप्रोकल करना है। आपका सपोज आंसर क्या है, सपोज आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 5/18। क्या आ गया बेटा, 5/18। बट 5/18 आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो 1 बाय आर की वैल्यू है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, 18/5। क्या होगा, 18/5। आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज द कॉमन मिस्टेक दैट एवरी स्टूडेंट डज। मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करता था पहले तो ये कॉमन मिस्टेक करता था, है ना, कभी भी उसको रेसिप्रोकल करना भूल गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा सीरीज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा है अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस पे हम सॉल्व क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो बेटा, करंट हमको बैटरी से मिलेगा I, और करंट यहाँ से जाएगा और सब में से क्या जाएगा, सेम करंट। क्या जाएगा बेटा, सेम करंट, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस लगे और सब में से क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा। तो कौन कौन सा करंट जाएगा, आप ध्यान से देखो। तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तीनों किसमें बेटा, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जा रहा है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 10 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 ओम। क्या आ जाएगा, 40 ओम निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था ये, है ना। सीधा आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, हम इतनी बड़ी सर्किट को एक स्मॉल 40 ओम के रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, एक 40 ओम के। तो ये देखो ऐसा बन गया, है ना, ये ऐसा पर्टिकुलर एक सर्किट बन गया। देखो पहले 100 वोल्ट बैटरी थी, 3 रेजिस्टेंस थे, हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया और एक रेजिस्टेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको बोलेगा कि इसमें करंट बताओ, क्या बताओ बेटा, करंट। तो करंट क्या होता है, V बाय R। अब देखो, अब एक ही R तो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 R थे, कौन सा R रखे समझ में नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर आप देखो बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो I की वैल्यू आ जाएगी बेटा 100/40, दैट इज 2.5 एम्पियर, है ना। तो ये करंट कितना आ जाएगा बेटा, 2.5 एम्पियर। इतना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आप देखो जरा ध्यान से, ये दोनों किसमें लगे बेटा, पैरेलल में। किसमें लगे हुए हैं, तो बैटरी से जो भी करंट आएगा वो किसमें डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट डिवाइड हो गया, अलग अलग करंट मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल में लगे। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/20 प्लस 1/40, एंड अगेन यू विल टेक द एलसीएम हियर। एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 40 इसका एलसीएम आएगा, है ना। 40 क्या आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो ये 2 + 1 3/40, लेकिन 3/40 आंसर नहीं। अगेन आई टोल्ड यू, कभी भी ये गलती मत करना, आप 3/40 ओम आंसर बोल दिया आपने, ये कभी भी आंसर नहीं है। आपको करना बेटा रेसिप्रोकल, है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो एक्चुअली दैट इज 40/3 ओम। क्या है बेटा, 40/3 ओम हमारे पास इसका पर्टिकुलर आंसर होएगा। ओके, गॉट इट। तो
तो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ये वाला करते हैं बेटा, हमने इसमें क्या लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज था, यहाँ पे पैरेलल था, अभी आपको क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल लिया हुआ है। अब देखो यहां से करंट हमारे पास आएगा, तो करंट जब हमारे पास यहां से आएगा बेटा, तो करंट जैसे जैसे जाएगा यहाँ पे, ओके, तो करंट जैसे जाएगा तो इन दोनों में, ये दोनों किस में लगे, सीरीज में, ये दोनों क्या लगे बेटा, सीरीज में, और ये दोनों आपस में कैसे, देखो पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल वाले को सॉल्व करके पहले क्या बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस, क्या बनाते बेटा, एक, तो ये दो है, अगर हम पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे तो एक नया रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक हम एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे। तो अभी देखो ये क्या है बेटा, हमारे पास दोनों पैरेलल, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। 1/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, तो इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम 6 आएगा बेटा, और ये 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, बट ये ध्यान रखना ये 1/r है, r कितना जाएगा बेटा, 2 ओम, क्या जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम क्या है बेटा, इन दोनों का रिप्लेसमेंट 2 ओम हो गया, आपको समझ में आया। 6 और 3 का हमने क्या निकाला, आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो गया, इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक 2 ओम का वायर लगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बेटा, एक 2 ओम का वायर लगा सकता हूँ। तो वो दोनों हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दो, सीधा 2 ओम का वायर, क्या लगा दो बेटा, 2 ओम का वायर। अब देखो अब क्या हो गया बेटा, ये सारे सीरीज में आ गया, आपको दिख रहा है, इसमें से जो भी करंट यहाँ से आएगा सारा ही सेम करंट यहाँ से जाए, क्योंकि करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, करंट के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, इसका मतलब सेम करंट सब में जाएगा, सारे किसमें होंगे बेटा, सीरीज में। तो सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ आप जल्दी से, 10 प्लस 20, सबको सम करना है, 2 प्लस 10, तो 20 30 32 और 10 क्या आ जाएगा बेटा, 42 ओम निकल के आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, बहुत इजी था ये, है ना, कैसे आप पहले सीरीज पैरेलल में उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सर्किट सॉल्व हम कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखो ये सारा आप नोट डाउन करो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, ठीक है। अगर आपका एग्जाम पास में आ रहा है तो आप जरूर 1.5x पे लगा लो, ठीक है। मेरी स्पीड अमूमन थोड़े तेज रहती है, बट सिंस यू आर इन 10th ग्रेड मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, ऑल्दो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आर इक्विवेलेंट निकालना इस सर्किट में, पॉज करके खुद से करो, पॉज करके पहले खुद से करो, और हमको क्या निकालना है बेटा, इस अमीटर की रीडिंग, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, करंट थ्रू द बैटरी पूछा जा सकता है कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, या आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा, रीडिंग ऑफ द अमीटर, क्या पूछा जा सकता है, अमीटर की रीडिंग। तो अमीटर की रीडिंग क्या है बेटा, अमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो अमीटर क्या रीड करता है आप बताओ, अमीटर तो क्या रीड करता है बेटा, करंट ही तो रीड करता है, राइट। तो कौन सा करंट रीड करेगा, जो बैटरी से निकल रहा है, यही वाला, यही तो लगा है, तो बैटरी वाला करंट ही क्या करेगा, वो रीड करेगा। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पर उसके पास दो रास्ते आ जाएंगे बेटा, करंट के पास क्या आ जाएगा, दो रास्ता। इसका मतलब ये वाले सर्किट और ये वाला सर्किट क्या है, मतलब ये वाली वायर्स और ये वाली वायर आपस में क्या, तो पैरेलल है, क्या बेटा, पैरेलल। लेकिन यहां से अगर I1 करंट गया तो इससे भी कितना जाएगा बेटा, I1। यहां से अगर I2 करंट गया तो इससे भी कितना जाएगा, I2 ही तो जाएगा, करंट के पास यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है ना। इसका मतलब ये दोनों किसमें बेटा, सीरीज में, कैसे हैं, सीरीज में, और ये दोनों भी आपस में कैसे बेटा, सीरीज में, कैसे हैं, सीरीज में। तो पहले हम सीरीज को सॉल्व कर देते हैं, क्या सॉल्व कर देते हैं बेटा, पहले सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप सीरीज को सॉल्व करोगे ये दोनों एक बन जाएगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, 30, और नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा बेटा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 75 वोल्ट की बैटरी। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कैसे बेटा, पैरेलल, आपस में कैसे हो गए ये, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आप सॉल्व करते हो 1/30 प्लस 1/30 तो 1/15 आएगा, और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15, कितना आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो इतनी बड़ी सर्किट, ये इतनी बड़ी सर्किट बेटा, है ना, अगर आप ध्यान देखो इतनी बड़ी सर्किट किस में कन्वर्ट हो गई है, इस छोटे से सर्किट में कन्वर्ट हो गई। अब आप बहुत इजीली करंट निकाल पाओगे, करंट हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। यहाँ से ओम्स लॉ लगाना है, तो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल्स टू IR, तो V हमारे पास 75 है और I इंटू R की वैल्यू 15 है। यहाँ से आप I निकालोगे तो 5 एम्पियर, क्या आ जाएगा बेटा, 5 एम्पियर। इसका मतलब कि इसकी रीडिंग कितनी है, अमीटर की रीडिंग हो जाएगी बेटा 5 एम्पियर इसकी
रीडिंग हो जाएगी किसकी, अमीटर की। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। ठीक है, ऐसे करके ही क्वेश्चंस आपको पूछेगा एग्जाम में, राइट। ओके, अंडरस्टूड, लेट्स मूव ऑन डियर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक सब मस्त चल रहा है। ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, कि कैसे हम सर्किट को यहाँ पर बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये खुद से ट्राई करो एक, है ना, ये मैंने खुद से यहाँ पर, आप खुद से पहले पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा सर्किट है, लेकिन है नहीं ये बेटा, देखने में मैं बस दिखने में खतरनाक हूँ वैसा वाला ये, अब है तो आसान। ओके, तब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी बेटा 200 वोल्ट की, क्या लगी हुई है, 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, गॉट इट। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सपोज हमारा करंट आई निकला, क्या निकला बेटा, करंट आई निकला, ये वोल्ट मीटर बेटा, वी का मतलब क्या है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगाया जाता है, सर्किट के किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अप्लाइड पैरेलल टू अक्रॉस द एनी कंपोनेंट। ठीक है, और अमीटर कैसे लगाया जाता है बेटा, अमीटर हम सीरीज में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज के सीरीज में लगाते हैं। ओके, गॉट इट। अब देखो बहुत इजीली हम यहाँ पे निकाल पाएंगे इसको। अब क्या करना है बेटा, हमको पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर क्या निकालना है बेटा, करंट थ्रू दी बैटरी, फिर करंट निकालना है, एंड अगेन क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, क्या निकालना है बेटा, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो इसमें तीन चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वही हमारा पहला स्टेप होता है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्किट, आप वोल्ट मीटर भूल जाओ, वोल्ट मीटर को हाइड कर लो, तो ये वाले तीनों, है ना, यहाँ से देखो I1 करंट चला जाएगा और यहाँ से I2, तो यहाँ पे जो I करंट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, I के पास दो रास्ते आ गए। तो ये वाला पूरा वायर और ये वाला पूरा वायर क्या है बेटा, पैरेलल है, लेकिन ये दोनों वायर जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, और ये तीनों रेजिस्टेंस भी किसमें, सीरीज में। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 + 20 + 10 50, और 25 + 25 भी कितना हो जाएगा बेटा, 50, और ये 50 और 50 आपस में कैसे लगे होंगे, पैरेलल, कैसे लगे होंगे बेटा, पैरेलल, ये 50 ओम और ये भी 50 ओम किसमें लगे हैं, पैरेलल में। और इसको आप पैरेलल के फॉर्मूले सॉल्व कर दो, 1/50 + 1/50, तो वो कितना हो जाएगा, 1/50 + 1/50 2/50, और 2/50 का मतलब 1/25, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 25। रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, देखो पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 25। अब यहाँ से जो आप करंट निकालो बेटा, आर इक्विवेलेंट आ गया 25 ओम, क्या आ गया बेटा, 25 ओम आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया। करंट निकालना है, तो करंट थ्रू द बैटरी, तो करंट क्या होता है बेटा, V/R इक्विवेलेंट, क्या होगा, तो कितना आपने यहाँ पर दिया है, 200 वोल्ट दिया है, और आर इक्विवेलेंट जो है, आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा हमारे पास 25, तो करंट विल बी 8 एम्प्स, है ना, 8 एम्पीयर क्या आएगा यहाँ पे, करंट निकल के आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वहां पे वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना, क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, आप सोच के बताओ कैसे, यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर किसके क्रॉस में लगा है, पहले ये देखो, तो वोल्ट मीटर लगा बेटा इस 20 ओम के क्रॉस में, है ना, ये 20 ओम है, इसके क्रॉस में क्या लगा है, वोल्ट मीटर। इसका मतलब हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी, किसके निकालनी बेटा, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो हमारे पास यहां से कितना, देखो हमको पहले यहां से तो करंट निकालना पड़ेगा बेटा, वोल्ट यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको 20 ओम का वोल्टेज निकालना है, तो 20 ओम का वोल्टेज कैसे निकलेगा बेटा, V = क्या होता है, I × R, क्या होता है बेटा, I × R। तो मुझे तो ये पहले पता करना पड़ेगा कि इस वाले से I कितना जा रहा है, मतलब I1 की वैल्यू, क्या करना पड़ता है बेटा, I1 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस हमको पता है, रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 20, कितना है 20, तो रेजिस्टेंस हमने 20 रख दिया, बट हमको I1 की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू बेटा, I1। अगर मुझे I1 पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, I × R, I1, इससे I1 तो जा रहा है यहाँ से, देखो I1 करंट जा रहा है यहाँ से, है ना, इस रेजिस्टेंस से, तो I1 × R कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा वोल्टेज। लेकिन प्रॉब्लम मुद्दा क्या है बेटा, I1 निकालना, तो I1 निकालना बहुत इजी है। देखो यहाँ से तो I जा रहा है, बैटरी से कितना निकला, I कितना निकला बेटा, I निकला 8 एम्पियर। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो सर्किट है, ऊपर का भी 50 ओम है और नीचे का भी कितना है, 50 ओम, कितना है बेटा, 50 ओम, नीचे वाला भी 50, ऊपर वाला भी 50, और यहाँ से कितना आ रहा है, 8 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, इक्वल डिवाइड नहीं हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा ना, तो आधा इससे जाएगा, आधा ऊपर वाले से, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है,
50-50 है, तो 50-50 कर लेंगे। यहाँ से कितना जाएगा 4 और यहाँ से भी कितना जाएगा बेटा 4 एम्पियर। कितना चला जाएगा, इस वाले से 4 इस वाले से 4, वापस आके दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा 8। क्या बना देंगे 8 है। लेकिन हमको किससे मतलब है, यही तो I1 है, इसी से तो मतलब था I1 से। तो I1 आपको यहाँ पे क्या रखना है बेटा 4, तो 4 × 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 80 वोल्ट। क्या आ जाएगा 80 वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा 80 वोल्ट निकल के आएगी। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमको करंट डिवीजन भी सीखना है। अभी मैं आपको करंट डिवीजन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा इसके बाद। हालांकि करंट डिवीजन जो है वो 10th क्लास के स्पेशली सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप ओलंपियाड्स में एनटीएससी में जाओगे तो वहां पे करंट डिवीजन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तो लकली क्या था इक्वल इक्वल में आ गया तो आपने डिवाइड कर दिया, बट अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस होंगे तो उसके लिए हम करंट डिवीजन फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे बेटा करंट डिवीजन फॉर्मूला और उस पे क्वेश्चंस को करेंगे।